फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ मैप शेयर करे, कुछ चैप्टर्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे और आपने देखा होगा कि हमारी जो वीडियो अब तक की हमने शेयर करी है उसमें से काफ़ी कुछ आपका देखने को आपके प्री बोर्ड में मिला है। ठीक है, तो आई होप आपके लिए ये वीडियोज़ जो होंगी काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। आज ऐसा ही एक और चैप्टर हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 23-24 का। अब ये जो प्री बोर्ड आपका रिसेंट में हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर है जिसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें हम जितने भी पार्ट्स आपके आए थे, सेक्शंस आए थे ABCD, उन सभी को शेयर करेंगे ताकि, क्योंकि ना देखिए, जो आपका प्री बोर्ड के बाद जो बोर्ड होगा उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड के होंगे, तो प्री बोर्ड को सॉल्व आपको ज़रूर करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर होगी और कई बार तो कोई क्वेश्चन तो बच्चों सेम ही प्री बोर्ड के आपके बोर्ड में रिवाइज हो जाते हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप वीडियोस देख रहे हो, कंटिन्यूसली देख रहे हो और आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जब आप एक बार करते हो तो मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है और मेरा मन करता है कि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी और सारी वीडियोस बनाऊं। तो साथ में वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करना। तो सबसे पहले ना एक क्वेश्चन था हमारा जो कि है सपोज ऑब्जेक्टिव। देखिए, सबसे पहले ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, आप देखिएगा आपका जब बोर्ड का एग्जाम आएगा ना, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं हमारे मार्क्स को इन्हेंस करने में, बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इनमें घबराना नहीं है, वही क्वेश्चन होते हैं जो आपने पढ़े हैं अब तक। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एक कंडीशन दी हुई है, उसके रिगार्डिंग आपको रिप्लाई करना है। तो सपोज यू आर वर्किंग एज अ मैनेजर इन अ बैंक, यू हैव रिसीव्ड 4 एप्लीकेशंस फॉर लोन डिसबर्समेंट, इट अदर फैक्ट्स आर रिमेन सिमिलर, whom you would provide loan first so that loan repayment happen on time। तो आपको ना बताया गया कि मान लीजिए आप एक बैंक में मैनेजर हो, ठीक है, आप एक बैंक में मैनेजर हो और आपके पास ना 4 एप्लीकेशंस आए हैं लोन के लिए। अगर बाकी का जो रीजंस है वो सिमिलर समान रहते हैं, तो फैक्ट्स जो हैं वो सेम रहते हैं, तो आप बताओ सबसे पहले किसको ऋण दोगे, यानी कि किसको लोन दोगे, ताकि जो हमारा लोन है वो टाइमली जो है हमें वापस मिल सके। तो यहाँ पे आपको 4 एप्लीकेंट्स दिए हुए हैं, एक मोहन, श्याम, दीपक और विनोद। आपके जिनके पास क्वेश्चन पेपर है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो इस तरीके से देख सकते हैं कि 4 एप्लीकेंट थे, मोहन, श्याम, दीपक, विनोद। उनके लिए आप देखिए, सबसे पहले ना आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, हमने देखा था ना, शर्त होती है ऋण की, जब किसी को ऋण दिया जाता है तो उसमें एक डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो कि आपके नीड होती है। तो आप देखोगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, दूसरा कॉलम था आपका कोलेटरल का, यानी कि समर्थक ऋणाधार का, तीसरा है आपका ओल्ड लोन, कि किसी के पास ओल्ड लोन है या नहीं है। देखिए, तो पहले हम बात करते हैं मोहन की। मोहन के पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि ये वाली इसने हमारी जो कंडीशन है कंप्लीट कर दी। कोलेट्रल यानी कि वो समर्थक ऋणाधार भी है। अब कोलेट्रल यानी कि समर्थक ऋणाधार आपको पता होना चाहिए क्या है, कि जो कोलेट्रल यानी कि जो आपका समर्थक ऋणाधार होता है, उधार प्राप्त जो उधारदाता होता है, उधार प्राप्तकर्ता से, यानी कि जो उधार लेता है उसके पास कुछ ऐसी परिसंपत्तियों की मांग करता है। यानी कि आपने कभी कि आपके पास कुछ ऐसा होता है, अगर मान लीजिए मुझे लोन चाहिए तो मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको अगर इन फ्यूचर मैं कैश में पेमेंट ना कर पाऊँ तो उसको बेचकर मैं जो लोन ले रही हूँ उसको वसूल वो लोग कर सकें। तो उसके पास वो वाली कंडीशन भी कंप्लीट होती है और ओल्ड लोन उसके पास नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोहन को लोन मिलने के चांसेस काफ़ी हैं। नेक्स्ट हमारा श्याम होता है। श्याम के पास डॉक्यूमेंट्स तो हैं,
तो लेकिन वो ना उसके पास कोलेट्रल नहीं है, यानी कि एक कंडीशन उसकी कंप्लीट नहीं होती है, और ओल्ड लोन उसके पास है, यानी कि श्याम जो है लोन लेने की जो दौड़ है उससे बाहर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है दीपक। दीपक के पास ना तो डॉक्यूमेंट्स है, ना ही वो एक समर्थक ऋणाधार है, और उसके पास ओल्ड लोन जो है वो भी है। ये भी रेस से बाहर है, क्योंकि जब तक आप अपना लोन ओल्ड लोन नहीं चुकाओगे, उसको पेमेंट नहीं करोगे, रिपेमेंट नहीं करोगे, तब तक आपको नया लोन नहीं मिलता है। थर्ड है आपका नेक्स्ट है आपका फोर्थ विनोद। विनोद कोई भी आपकी जो कैटेगरी है उसको कंप्लीट ना नहीं करता है, जैसे उसके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, वो एक समर्थक ऋणाधार भी नहीं है, और ओल्ड लोन भी उसके पास हाँ ओल्ड लोन उसके पास नहीं है, लेकिन वो दो हमारी शर्तों को कंप्लीट नहीं करता है। इसलिए इन सब में जो हमारा बेस्ट है वो है आपका मोहन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मोहन। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा सेकंड जो क्वेश्चन था, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया जो कि लोन से रिलेटेड था। दूसरा था हमारा हु अमंग द फॉलोइंग प्रोक्लेम डैम्स एज टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। जब आपने डैम्स वाला चैप्टर करा होगा, बांधों वाला चैप्टर करा होगा, तो उसमें आपने एक स्टेटमेंट करी होगी जिसमें बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है। ठीक है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर की उपाधि दी गई थी, संज्ञा दी गई थी। तो जो डैम्स को एज अ टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने बोला था? श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कई बार ऐसा हो सकता है ना कि अब आपको उल्टा करके पूछ लेंगे, लाइक कि पूछ लेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डैम से रिलेटेड कौन सी अपनी स्टेटमेंट दी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डैम्स एज अ टेम्पल ऑफ इंडिया किसने बोला था? बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि संगठित क्षेत्र से। आपको बच्चों याद होगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स वो होता है, संगठित क्षेत्र वो होता है जहाँ पर लोगों को रेगुलर वेक्स यानी कि नियमित वेतन मिलता है, पेड लीव्स मिलती हैं, आपका जो जॉब होता है वो सिक्योर होता है, और आपको अदर फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर मिलती है। सो इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि पूनम जो हैं वो वर्क करती है एक संगठित क्षेत्र में, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो इनमें से कौन कौन सी सुविधा उनको और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ उनको मिलेंगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी, यानी कि उनको नियमित वेतन मिलता है और सवेतन अवकाश यानी कि पेड लीव्स मिलती हैं, यानी कि जब उनको छुट्टियां होती हैं तो उस पर भी उसको उनका जो है वेतन मिलता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए और बी, यानी कि ऑप्शन में आपके जब दिया होगा ना, ये यहाँ पर जो दोनों ऑप्शन दिए होंगे उसको आपको टिक करना है। अब 1 मार्क के थ्रू देखो, आप ये क्वेश्चन ना ऐसे भी आ सकते हैं कि पूनम वर्क्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अगर असंगठित क्षेत्र में वो काम करती है तब क्या क्या होगा? तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है, आपको ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर्स के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, जो एज अ फिलअप आपको दिया था कि द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन फूड। आपको शाकाहारी भोजन में आपको 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें था एक बाजरा, दूसरा था व्हीट यानी कि गेहूँ, थर्ड था आपका राइस मीन्स चावल, और फोर्थ था आपका दाल मीन्स पल्सेस। तो आप सबको पता होगा, साइंस में भी आप लोग पढ़ते हो कि जो वेजिटेरियन फूड होता है, जो शाकाहारी भोजन होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो मिलता है आपका दाल से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये ना छोटी छोटी चीज़ें जो आपको है, आपको कंफ्यूज नहीं है ना। आप देखना बच्चों, बहुत सारा आपका जो प्री बोर्ड का क्वेश्चंस होंगे वो आपको या तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, इवन कई बार सेम क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड में देखे जा सकते हो। और आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, प्री बोर्ड हो चाहे प्रैक्टिस पेपर हो, आप उनको प्लीज़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। साथ में जितनी प्रैक्टिस हम करते हैं ना, वो हमारे बेनिफिट के लिए होते हैं। कभी भी आप ये मत सोचिए उससे हमारा कोई हानि होगी, हमें कोई नुकसान होगा। और अभी जैसे कि आपका जो टाइम पीरियड है, आपको पता है दिसंबर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, जनवरी आने वाला है। सो यू हैव ओनली जनवरी कि आप अच्छा स्कोर करो, अच्छे से मेहनत करो। सिर्फ 1 मंथ
1 to 2 मंथ आपको बच्चों अच्छे से मेहनत करनी है, और देखो आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। आपका पढ़ने का जो मन धीरे धीरे करने लगेगा। और साथ में ना, जब आपके 10th का आप रिज़ल्ट देखोगे, उसमें आप अच्छे अच्छे मार्क्स देखोगे, तो आप देखना आपको कितना प्राउड फील होगा अपने ऊपर। इवन आपके पेरेंट्स कितना प्राउड फील करेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा ना कभी कि जैसे 10th और 12th का हमारी इवन हमारे नेबरहुड में किसी का रिजल्ट आता है, तो सब लोग बड़ा एक्साइटेड होते हैं। सबको बड़ा पूछने की क्वेरी रहती है कि आपके बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं। अच्छा, मेरे बच्चे के तो इतने मार्क्स आए हैं। मैंने बड़ा देखा है आंटीज़ में स्पेशली, कि जैसे ही ना उनके बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं, तो वो जितने भी 10th और 12th के बच्चे होते हैं ना, उनकी गली में उनको खोजने लगते हैं और सबके मार्क्स पूछते हैं, फिर बड़े प्राउडली अपने बच्चों के मार्क्स बताते हैं। सो बच्चों, आप भी चाहोगे कि आपके भी जब मार्क्स पूछे जाएँ, तो आपके पेरेंट्स जो है थोड़ा प्राउडली और बताएं कि हमारे बच्चे ने कितनी मेहनत करी थी और उनको कितनी सक्सेस मिली है। आप चाहोगे ना? सो प्लीज़ आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए और रिवाइज़ करना शुरू कीजिए, चीज़ों को बार बार रिवाइज़ कीजिए। देखिएगा आपका जो रिज़ल्ट होगा खुद से ही बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन था टू कैलकुलेट एवरेज इनकम से। ठीक है, एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री। तो अगर आपको किसी भी कंट्री की एवरेज इनकम निकालनी है, किसी भी देश की औसत आय की अगर आपको किसी देश की औसत आय की गणना अगर आपको करनी है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो पूछा गया है। तो वहाँ पर वो फॉर्मूला क्या है कि उसमें बताया भी गया था कि आधा आपका जो क्वेश्चन था वो बोला गया था कि देश की कुल आय को, यानी कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो टोटल इनकम होती है उसको किससे डिवाइड किया जाता है। टोटल फॉर्मूला आप लिखेंगे यहाँ पर। देखो, अगर आपको फॉर्मूला याद था तो इसका आंसर आप बहुत आसानी कर सकते थे। 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन आपका सही था, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जब भी हम देश की यानी कि कंट्री की टोटल इनकम को whenever we divide total income of the country by total population of the country, what we get the एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री। जब कभी भी हम देश की जो कुल आय होती है उसको देश के कुल जनसंख्या से जब डिवाइड कर देते हैं, जब भाग दे देते हैं, तो हमें मिलता है उस देश की औसत आय, जिसको क्या कहा जाता है, एवरेज इनकम। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। देखो, जो कि ना फिर से एक आपको स्टेटमेंट दी हुई है, जैसे कि ध्यान से सुनोगे आप। वाइल टीचिंग इन अ क्लास, मिस नीरू वॉज टोल्ड बाय हर स्टूडेंट दैट बोथ हर फादर एंड मदर वर्क्स इन अ फैक्ट्री। जब एक कक्षा में पढ़ाते हुए जो नीरू हैं, उनकी एक विद्यार्थी ने बताया कि उनकी मम्मी और पापा दोनों फैक्ट्री में काम करते हैं। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम फैक्ट्री, जब वो दोनों फैक्ट्री से आ जाते हैं, हर पेरेंट्स शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली एंड बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन दे डिस्कस विद एवरीवन इन दिस फैमिली। अगर जब वो वापस आते हैं तो जितने भी घर के काम होते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, उनमें वो दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो भी जिम्मेदारियां होती हैं उनको आपस में बांट लेते हैं। घर के फैसलों में मम्मी और पापा दोनों बराबर से मिलकर चर्चा करते हैं और उसके बाद ही वो निर्णय लिखते हैं, फाइनल जो है वो अपना डिसीजन लेते हैं। अब आप ये बताओ, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर आपको दिखाया हुआ था, 4 ऑप्शन थे। इसमें था एक, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि रिलीजन की यहाँ पर बात ही नहीं हुई है। दूसरा था इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है। दूसरा था आपका कि लिंग के आधार पर भेदभाव। थर्ड था आपका इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यहाँ पर भी आपको पूछा गया कि धर्म के आधार पर समानता। देखिए, रिलीजन वाले तो दोनों ऑप्शन गलत होते हैं क्योंकि रिलीजन की यहाँ पर बात ही नहीं हुई है। यहाँ पर हुई है इक्वालिटी की बात, और इक्वालिटी किसके बेसिस पे हुई है, आपके इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही है, इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। अब एक क्वेश्चन आपका आता है 7th क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ Prussian king who proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles। कि प्रशा के आपके उस राजा का नाम बताना था जिसने वार्सराय में एक समारोह हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पर जर्मनी को सम्राट घोषित कर दिया था। ये जर्मनी को क्या वहाँ का एम्परर अनाउंस कर दिया था।
तो आपको उस राजा का नाम बताना था, वो राजा थे विलियम द्वितीय, यानी कि विलियम टू यहाँ पर आंसर है। यहाँ पर आपको देखो क्वेश्चन कैसे आया है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रशियन किंग हु प्रोक्लेम जर्मन एम्परर इन सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेले। वर्सराय में जब एक समारोह हुआ था तो उसमें प्रशा के किस राजा ने जर्मनी को एम्परर यानी कि सम्राट घोषित कर दिया था, तो वो थे आपके विलियम टू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट इन इंडिया। आपको 3 ऑप्शंस दिए थे और आपको उनमें से बताना था कि भारत में बाघ संरक्षण परियोजना का एग्जाम्पल इनमें से कौन है। तो आपको पता होगा मानस टाइगर रिजर्व हो, चाहे पेरियार टाइगर रिजर्व हो, उसके बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क हो, ये तीनों ही मानस बाघ रिजर्व, पेरियार बाघ रिजर्व और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों ही आपकी टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट इन इंडिया के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमारे तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिसमें D 1, 2 एंड 3, जिसमें तीनों ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। अब आप कमेंट में मुझे बताओगे कि मानस टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में है, पेरियार कहाँ पर है और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स से रिलेटेड था। तो आपको इसमें 4 स्टेटमेंट दी थी जो कि मैं आपके लिए रीड आउट कर रही हूँ। तो सबसे पहले 4 स्टेटमेंट, सबसे पहला जो था कि वंदे मातरम वॉज रिटेन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आप सभी को पता है जब हमने नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर करा था उसमें मैंने बताया भी था आपको कि जो वंदे मातरम गीत था वो बंकिम चट्टोपाध्याय ने लिखवाया था। तो ए जो है वो करेक्ट है। दूसरा, महात्मा गांधी ने चंपारण में नील किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी लेड द मूवमेंट फॉर इंडिगो प्लांटर्स इन चंपारण, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको फॉल्स स्टेटमेंट को चूज करना है, ठीक है। फॉल्स मतलब गलत जो आपकी या इनकरेक्ट जो आपका ऑप्शन है उसको करेक्ट करना था। तो ये भी याद होगा आपको, महात्मा गांधी जी ने 1917 में चंपारण में जो आपका नील किसान थे उनके लिए आंदोलन किया था। नेक्स्ट था हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। द बुक नेम्ड हिंद स्वराज वाज पब्लिश्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखते ही आपको पता चल गया होगा ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिंद स्वराज जो बुक थी बच्चों, ये भी मैंने आपको नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में बताया था कि यह हिंद स्वराज जो है वो आपके महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर आपका जो फॉल्स या इनकरेक्ट ऑप्शन है उसका है सी ऑप्शन। और साथ में जो डी ऑप्शन था वो था नटेशा शास्त्री ने द फोकलर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का संकलन प्रकाशित किया था। ये भी आपकी एक करेक्ट स्टेटमेंट बनती है। द कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स द फोकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय नटेशा शास्त्री। तो ये आपका करेक्ट है। तो यानी कि यहाँ पर 3 हमारी जो करेक्ट स्टेटमेंट देखी है हमने। पहली देखो, अब इन तीनों को हम याद कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम हमसे किसी और से रिलेटेड जो है क्वेश्चन एज अ ट्रू फॉल्स पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन हमें याद रखना है। सबसे पहले वंदे मातरम जो हमारा किसने लिखा था, बंकिम चट्टोपाध्याय जी ने। दूसरा, महात्मा गांधी ने चंपारण वाला किया था मूवमेंट। और नेक्स्ट था हमारा जो हिंद स्वराज थी वो किसने लिखी थी। ट्रू स्टेटमेंट आपको याद है तो फॉल्स आप अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लोगे। और आंसर था इसका महात्मा गांधी जी। और एक इम्पॉर्टेंट है, देखो ये आप दोबारा से याद कर लो, द फोकलर्स ऑफ सदर्न इंडिया, ठीक है, साउथर्न इंडिया, द फोकलर्स ऑफ साउथर्न इंडिया, ये किसने कलेक्शन किया था इसका आपको याद होना चाहिए, नटेशा शास्त्री। मैं अगेन बोल रही हूँ, हो सकता है आपको जो नेक्स्ट आपका मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड में वो में भी यहाँ से वो आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है हमारा एक मैचिंग आपको करनी है, जिसमें आपको 10th क्वेश्चन जो है आपको मैचिंग से, देखो इसमें ट्रू फॉल्स भी आ गया, फिलअप्स भी आ गया, 1 वर्ड वाले में आपको करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करने थे। अब नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है आपका मैचिंग से रिलेटेड। आपको 2 कॉलम्स दिए गए थे जिसमें आपको सेंट्रल लिस्ट दी गई थी, स्टेट लिस्ट दी गई थी और आपकी थर्ड दी गई थी कंटेंट मीन्स समवर्ती सूची। इससे रिलेटेड आपको ऑप्शंस दिए गए थे और आपको करेक्ट जो है इसका मिलान करना था, आपको मैचिंग करनी थी। तो आपको पता है हमारे पास 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब आपको 3 जो हैं
टॉपिक्स दिए थे, जिसमें पहला था शिक्षा मीन्स एजुकेशन, दूसरा था प्रतिरक्षा मीन्स डिफेंस, थर्ड था आपका व्यापार एवं वाणिज्य यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स। तो देखो अब की बार पहली बार तो आपका इनको करेक्ट आंसर देखना है। तो सबसे पहले तो हमारा जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें कौन सा आता है, डिफेंस। दूसरा हमारा है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में आता है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स। उसके बाद जो आपका कंकरेंट यानी कि आपका समवर्ती सूची आता है उसमें आपका आता है शिक्षा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि अभी ना देखो अब आपको इसी क्वेश्चन को कैसे भी याद करना है कि जो सेंट्रल लिस्ट होती है इसके ऊपर जो लॉज बना, जो रूल्स होता है, जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है, सूची पर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाते हैं, और जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है समवर्ती सूची जो है इस पर स्टेट एंड सेंट्रल दोनों मिलकर काम करती हैं। अब नेक्स्ट एक हमारा क्वेश्चन था जो कि आपको उसको एक कालक्रम के अनुसार लगाना था। ठीक है, कालक्रम के अनुसार कैसे लगाना था, चार आपको जो है इंसिडेंट दिए हुए थे, इन चारों को आपको बताना था कि कौन सा इंसिडेंट पहले आएगा। तो मैं ये वाला क्वेश्चन आपके लिए पढ़ रही हूँ। सबसे पहले मैं बच्चों इंग्लिश में इसको रीड आउट कर रही हूँ कि पब्लिकेशन ऑफ वीकली मैगजीन बंगाल गैजेट बाय जेम्स हिक्की। सेकंड है पब्लिकेशन ऑफ संवाद कौमुदी बाय राजा राम मोहन राय। थर्ड है आपका पब्लिकेशन ऑफ जाम ए जहां। और नेक्स्ट है हमारा रामचरितमानस, फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ रामचरितमानस। अब हिंदी में अगर इसको पढ़ूं तो जेम्स हिक्की द्वारा साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट का प्रकाशन। उसके बाद है आपका राजा राम मोहन राय द्वारा कौमुदी का प्रकाशन। थर्ड है आपका फारसी अखबार जामे जहां का प्रकाशन। और फोर्थ है आपका रामचरितमानस का मुद्रित संस्करण। और आपको याद होगा ये आपका प्रिंटिंग वाले जो चैप्टर है आपका वहाँ से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। अब देखो इसमें ना ये आपको याद रखना है, नेक्स्ट टाइम में हो सकता है ये आपको ऐसे पूछ लें कि जो आपका हिक्की ने कौन सा जो है न्यूज़पेपर आपका लिखा था या मैगजीन लिखी थी, और उसके बाद राजा संवाद कौमुदी किसके द्वारा लिखी गई थी, प्रकाशन में आई थी, जामे जहां। और तो ये सारे आपको ऐसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सबसे पहले तो आपका है कि जेम्स हिक्की ने बंगाल गजेट का पब्लिकेशन किया था। सेकंड था आपका रामचरितमानस जो कि है आपकी उसका फर्स्ट एडिशन आया था। उसके बाद आएगा आपका राजा राम मोहन राय द्वारा कौमुदी का प्रकाशन। और नेक्स्ट है आपका फारसी अखबार जामे जहां का प्रकाशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 4 2 3। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन जो कि है अगेन कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको स्टेट्स दी हुई थी चार, उसमें से आपको बताना था जो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम था, ठीक है, वो कहाँ पर यूज होता है। तो जो बैम्बू यानी कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली आपकी वर्षा जल संग्रहण के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कहाँ पर यूज़ होता है, मेघालय में। सिंपल सा आंसर है यार। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मेघालय में किस तरीके से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन मीन्स बांस ड्रिप सिंचाई। इसके बाद एक और आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन है जिसको आप ध्यान से सुनेंगे और आप मेरे साथ देखो कॉपी में लिखते जाइए। हर क्वेश्चन को लिखना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कंट्री ओनली टू पार्टीज पार्टिसिपेट इन इलेक्शन फॉर पावर। एक देयर इज सिमिलरली इन द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ बोथ द पार्टीज। स्टेट व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस आर द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ दिस कंट्री फेसिंग। क्वेश्चन है आपका कि एक देश में दो दल ही सत्ता के चुनावों में भागीदार करते हैं, ठीक है, उन दोनों दलों की नीति और कार्यक्रम में समरूपता है देखने को मिलते हैं, यानी कि एक जैसे हैं। आप बताओ कि इस देश की राजनीतिक दल किस प्रकार की चुनौती का सामना करेंगे। तो इसके जाहिर सी बात है उनके पास क्या नहीं होगा, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। लोगों के पास क्या नहीं होगा, चॉइस ही नहीं होगी, विकल्पहीनता होगी। यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा आपको विकल्पहीनता। अब है आपका 14th क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज कंटेन्ड इन द मोनोजेट सैंड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा खनिज आपकी मोनोजाइट रेत में मिलता है। तो ये आपका आंसर होगा थोरियम,
ठीक है। मोनोजाइट रेत में क्या मिलता है, कौन सा खनिज मिलता है आपका, थोरियम। अब दोनों तरीके से याद कर लो, थोरियम जो है कौन से सैंड में मिलता है आपको, मोनोजाइट रेत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, जिसमें आपको मृदा की पहचान करनी है। आपको क्या है, कुछ टाइप आइडेंटिफाई करना है सॉइल का टाइप। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे हम। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला है द सॉइल आर फाउंड इन द हाईली एंड माउंटेनियस एरियाज। सेकेंड वन इज द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरमेंट वेयर इट इज फॉर्म्ड। एंड थर्ड है दिस फर्टाइल इज सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉरेस्ट सॉइल। अभी क्या था कि एक आपको ऐसी मृदा जो आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। सेकंड था कि मृदा जब ये बनती है उसका गठन होता है तो परिवर्तीय पर्यावरण के अनुसार इसमें चेंजेस आते हैं। थर्ड था नदी घाटियों के निचले क्षेत्र विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में मृदाएं उपजाऊ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका वन मृदा। नेक्स्ट हमारा जो 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन द इंक्रीजिंग द ग्लोबलाइजेशन। अब आपने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा है तो आप बता दोगे इजीली कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज करने में हेल्प नहीं करता है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बिल्कुल करती है। देखो क्वेश्चन में लिखा है नोट, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है। दूसरा लिबरलाइजेशन बिल्कुल करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी करता है। एंड इम्पोजिंग ट्रेड बैरियर्स ये नहीं करता है। अगर हम हिंदी में इस क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से क्या वैश्वीकरण को बढ़ाने में सहायता नहीं करता है। सबसे पहले सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यस करता है। उदारीकरण करता है। परिवहन प्रौद्योगिकी ये भी करता है। व्यापार अवरोधकों को लगाना, यानी कि आपने बहुत सारी बाउंडेशंस लगा दी हैं तो जाहिर सी बात है अगर ट्रेड पे आप बाउंडेशंस लगा दोगे, रूल्स रेगुलेशन लगा दोगे, तब वहाँ पर आपका ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज होने में हेल्प नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जिसमें आपको स्टेटमेंट्स दी होती है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर का रिप्लाई करना होता है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, थोड़े से आपको ध्यान से करने होते हैं क्योंकि यहाँ पर है ना आपको अगर आपकी नॉलेज इस सब टॉपिक से रिलेटेड होगी तो ही आप इसका आंसर कर पाओगे। तो आपको दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिसमें आपको एक कथन दिया हुआ है, असर्शन दिया हुआ है, दूसरा उसका कारण दिया है यानी कि रीज़न दिया हुआ है। तो हम पहला पढ़ते हैं, पावर शेयरिंग अमंग पीपल स्टैंड द डेमोक्रेसी। जो पावर शेयरिंग होती है वो लोगों के बीच में क्या करती है, भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। दूसरा, लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक सत्ता का स्रोत है। यानी कि आपने डेमोक्रेसी के बारे में अगर पढ़ा होगा तो बहुत ही ईजी आपसे पूछा गया था क्योंकि जो लोग होते हैं वही डेमोक्रेसी की पॉलिटिकल पावर्स का कहीं ना कहीं सोर्स होते हैं। तो बोथ जो है असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहाँ पर बताया गया है कि दोनों ही कथन और कारण सही हैं और जो कारण है, जो रीज़न है, वो सही व्याख्या करता है आपके अभिकथन की। तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देखो यहाँ पर आपको डेमोक्रेसी के बारे में पता होना होगा ना, तो आप करेक्ट इसका आंसर बिल्कुल भी विदाउट एनी हेजिटेशन कर दोगे। नेक्स्ट अब हमारा एक क्वेश्चन है इस ऐसे ही असर्शन एंड कॉजेज वाला कि एक देश की अर्थव्यवस्था पर संकट का असर दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। जैसे ही किसी एक कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रक्चर जो है डगमगाता है तो दूसरे की भी इफेक्ट होती है। जैसे कि आपने देखा था ना जब महामंदी आई थी, हमने करा भी था ये आपका 1929 के अमेरिका में, तो वाकई यूरोपियन कंट्रीज़ में भी उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा था। वैश्वीकरण ने देशों की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, इसकी वजह से जो कंट्री है उनकी जो इकोनॉमिक है वो आपस में जोड़ दिया है। तो दोनों ही यहाँ पर भी स्टेटमेंट और आपका रीज़न दोनों सही है। इसको दोबारा से हम पढ़ लेते हैं। A crisis in the economy of one country also impacts the other country. True. Globalization has interconnected the economy of the country. तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। Both assertions and reasons are true and reason are the is the correct explanation of assertion.
नेक्स्ट अब हमारा एक और क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन और बचता है, सॉरी 2 क्वेश्चंस और बचते हैं, वो भी इसी टाइप के 4 क्वेश्चंस जो है आपका असेशन एंड रीज़न और यानी कि स्टेटमेंट और रीज़न वाले आते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है सबसे पहले टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। सेकेंड, देयर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ टी इन इंडिया। आप खुद से बताइए क्या जो देखिए टी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है, लेकिन क्या इंडिया में उसका प्रोडक्शन नहीं है? तो बिल्कुल है। तो यहाँ पर क्या है आपका ए तो है, सही है, क्योंकि चाय एक महत्वपूर्ण रोपण फसल है, लेकिन भारत में चाय का उत्पादन है, तो इसलिए ये जो वाली जो रीज़न है ये गलत हो गया। इतना सिंपल था। आपने जो एक चैप्टर था आपका कृषि रिलेटेड, उसमें दिया हुआ था, इवन टी के बारे में पूरा बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20th क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट दिया, दूसरा उसका रीज़न दिया है कि जापान की सबसे पुरानी जो पुस्तक है, जो बुक है, वो डायमंड सूत्र 868 ईस्वी में छपी थी। और दूसरा बात, गुटेनबर्ग एक फ्रांसीसी यात्री था। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका जो है जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बट जो आपका रीज़न है ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसको फिर से एक बार हम इंग्लिश मीडियम में भी कर लेते हैं कि द ओल्डेस्ट बुक ऑफ जापान द डायमंड सूत्र वॉज पब्लिश इन 1868 AD। यस, इट इज़ ट्रू। और जॉन गुटेनबर्ग वॉज अ फ्रेंच ट्रैवलर, ये आपका जो रीज़न है ये इसमें गलत दिया है। तो बच्चों आज की क्लास में हम सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे, और आज आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ इन क्वेश्चंस को जो है रिवाइज करना है, लिख कर देखना है। अब आप ना देखो, एक बार वीडियो में से देखो, जैसे कई बार हम ना छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं। अब आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि मैम हम तो पूरे टाइम अपनी बुक को लेकर पढ़ते हैं। नहीं, पूरे टाइम कोई भी नहीं पढ़ सकता है, और अगर भाई ऐसा कोई पढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसको डिस्करेज भी नहीं करूँगी। लेकिन जहाँ तक मैं बच्चों को जानती हूँ, या मैं खुद से जब पढ़ती हूँ तो कंटिन्यूसली नहीं बहुत लंबे टाइम तक पढ़ पाती हूँ। हम लोगों को ना एक चेंज की नीड होती ही होती है। सो आप ये वीडियो ना जैसे कोई भी छोटा मोटा काम करते हुए सुन सकते हो, लेकिन जब आपको रिवाइज करोगे तो आप पर्टिकुलर लिखा हुआ है उसमें से देख लो, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं चाहूँगी आप सिर्फ वीडियो देखो, मेरा मोटिव है वीडियो के थ्रू आपकी नॉलेज है उसको बढ़ाना, आपके मार्क्स को आपके बोर्ड में आपके अच्छे मार्क्स आए, ये मेरा मोटिव है। सो प्लीज़ बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, और साथ में चैनल पर नए हो या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम आपके साथ 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे प्री बोर्ड के, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, आपके अपने चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर में।